और दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया का ये खास प्रोग्राम है। और आज हम आपके सामने हैं। आज के कुछ ज्वलंत इश्यूज हैं जिस पे हम बातचीत करने के लिए आपके साथ हैं। और इस पे लगातार सोशल मीडिया से लेके तमाम जो मीडिया घराने हैं अपने आरोप प्रत्यारोप लगाने का पूरा कार्यक्रम वो कर रहे हैं। अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट की परीक्षा खास करके मेडिकल के छात्रों के लिए, मेडिकल में जो एंट्रेंस होता है, मेडिकल में प्रवेश होता है, उसके लिए छात्रों को का एग्जाम होता है। और विभिन्न जिस तरह का मेरिट बनता है उसके हिसाब से पूरे देश के जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें उनका दाखिला होता है। और एक एजेंसी है, उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी नीट का मामला अभी गरमाया ही हुआ था कि यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका नाम है। उस उसमें भी जबरदस्त घोटाला हुआ है, जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। और उसका भी परीक्षा रद्द कर दी गई। अभी दिक्कत यह है कि अ, छात्रों का भविष्य, एक तो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका भविष्य, इसके पहले जितने एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों चाहे वो नेशनल स्तर के हों, हर जगह पेपर लीक का मामला वो सामने दिखाई दे रहा है। और केवल लीक का ही मामला नहीं है, जैसे लगता है कि ये जो सरकार है जिस मॉडल को लेके आई थी, खास करके जिसको बहुत बहुत प्रचारित किया गया था, उसका नाम था अ, गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल को एक विकास का सबसे विकसित मॉडल के रूप में प्रचारित किया गया। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है जो आमतौर पे एक तरह से इग्नोर किया गया है, या उसको अ, उसको छुपाया गया है। आपको याद होगा कि अ, अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय किस तरह से पूरा सिस्टम चलता था, और कैसे कोई भी भ्रष्टाचार या कोई भी मनमानी जो संवैधानिक जो दायित्व है उसके इतर पूरी एक पैरेलल सिस्टम चलता था। जो संवैधानिक सिस्टम है उसके पैरेलल एक सिस्टम चलता था। और वही पैरेलल सिस्टम ही मुख्य रूप से पूरे के पूरे सिस्टम को गवर्न करता था। अब उसके पहले इसको लोग अंडरवर्ल्ड भी बोलते थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड से ज्यादा ये इस जो पैरेलल सिस्टम था, ये सत्ता के शीर्ष के वरद हस्त से, और सत्ता के जो शीर्ष पे तमाम लोग बैठे हुए थे, या सत्ता के शीर्ष पे जो भी व्यापारिक घराने थे, ट्रेड घराने थे, या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये एक पैरेलल सिस्टम वहाँ लगातार आपको दिखाई दे जाएगा। और इसमें यदि कोई भी संवैधानिक स्तर पे कोई भी इंटरप्ट करने की कोशिश करता था, उसको या तो साइड लाइन कर दिया जाता था, या ऐसा चुप करा दिया जाता था कि फिर वो कभी बोलने लायक न रहे। और इसमें ना केवल झूठे केसों में फंसाने के अलावा, अ, जिसमें संजीव भट्ट एक उदाहरण है, जो उनके किसी भी अ, अ, जो
तंत्र है उसको मानने से इनकार कर दिया था, उसके किसी भी सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया था। उस पैरेलल सिस्टम को मानने से जब इनकार कर दिया था तो उनको ही फंसा दिया गया। उसके पहले सोहराबुद्दीन केस से लेके पचासों केसेज ऐसे हुए, एक पर एक के बाद एक को मिटाने के लिए दूसरा, दूसरे को मिटाने के लिए तीसरा, तीसरे को मिटाने के लिए चौथा। ये पूरा का पूरा एक तंत्र वहां काम करता था। और ये तंत्र जो है जज लोया तक आया। जज लोया की जो मर्डर मिस्ट्री है वो अभी भी अ, अनसुलझा रहस्य है, लेकिन उसके पीछे के जो कारण है, कौन कौन ताकतें थी जो इसको अंजाम देने के लिए, इस तरह की कृत्य को अंजाम देने के लिए जिम्मेवार ठहराई जा सकती थी। तो एक तो ये है। दूसरा कि आप देखेंगे कि ये केवल परीक्षाओं का ही मामला नहीं है। ये पहले तो किसी भी अ, जो लोकल लोकल जो सत्ता तंत्र था उसका केंद्रीकरण किया जाता है। केंद्रीकरण करते 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 फिर वहां से एक ऐसा जो एक देखने में तो लगेगा कि बहुत संवैधानिक है, देखने में तो लगेगा कि बहुत अ, अ, ये आपके बहुत नीट एंड क्लीन सिस्टम चल रहा है, लेकिन वो होता नहीं। होता कुछ और है। जो पैरेलल सिस्टम है, जो काम करता है वही काम करता है। और ये जो गुजरात मॉडल है वो परीक्षाओं पे भी लागू होता है। आपके चाहे वो नीट का मसला हो, चाहे नेट का मसला हो, इवन कहिए कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती का एक मसला था। उसके पहले शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, राजस्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश का तो आपको मालूम ही है कि व्यापम घोटाला जो है, व्यापम के जो वो सबसे एक बड़ा मिस्ट्री है व्यापम घोटाला, जिसमें जो भी आरोपी उसमें होता था, जिससे किसी भी तरह से लीक होने की खबर होती थी, उसकी हत्या हो जाती थी। और इस तरह से उसमें 8 से 9 जो प्रमुख कड़ियां थी उनको रास्ते से हटा दिया गया। तो वो एक पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिखाई देगा। और अब चूंकि अ, सरकार कमजोर पड़ी है, अभी पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो अब थोड़ा सा ये मामला उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि इसी बीच में लगातार अल्पसंख्यकों पे, दलितों पे अत्याचार भी बढ़ रहे हैं, बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं। और बुलडोजर चलाए जाने को एक बड़ा जायज वो बताया जाता है कि आपने वोट नहीं दिया तो आपको कुछ किसी भी तरह से मतलब आपको जीने जीने नहीं दिया जाए। और ये पूरा का पूरा मानसिकता वाले लोग जब अपने बच्चों पे जब पड़ी है तो आज बिलबिला रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कि एक पूरा का पूरा एक संवैधानिक जो पूरा पक्ष है इसका, हमको उसी के साथ खड़ा होना है। और जो करीब करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। इसके अलावा कितने टीचर्स की, जेआरएफ की, क्या क्या सब चीजें हैं, उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज विघ्नेश भाई आ गए हैं। विघ्नेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो नीट के बहाने अ, पूरे जो तंत्र कैसे काम करता है असल में, अ, एक तो जिसमें नेशनल शब्द लगा दिया जाए, राष्ट्र शब्द लग जाता है, वहीं से सब मामला गड़बड़ हो जाता है। पहले ऑल इंडिया होता था, अखिल भारतीय शब्द लगाया जाता था। अब तो जैसे ही नेशनल लगा दीजिए, एनईटी लगा दीजिए, एनईटी लगा दीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगा दीजिए, इस तरह की जो पूरी पूरी चीजें बनी हैं,
वो एक तो सत्ता का इतना भयंकर किस्म का केंद्रीकरण हो गया है। और जो मान लीजिए कि जो परीक्षाओं में यदि किसी तरह का कोई आपको दिखता नहीं है कि घोटाला हुआ या भ्रष्टाचार हुआ, क्या वहाँ नहीं संभावना है? पहली बात तो यह है। दूसरा कि ये जो केंद्रीकरण कर दिया गया है, पहले पीएमटी होता था, सीपीएमटी होता था, या एम्स का अपना एग्जाम होता था, बीएचयू का अपना एग्जाम होता था। इसके साथ साथ कुछ यदि उसमें होता भी, यदि कोई गड़बड़ी होती भी थी कहीं से किसी स्तर पे कुछ होती भी हो, तो क्योंकि इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि जब ओपन उसमें आप आ गए हैं तो इससे आप बच नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं बच सकते। तो ये कहीं एक जगह कंट्रोल करके पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक तो नहीं कर लिया गया है। और दूसरा कि जिस तरह से गुजरात मॉडल काम करता था गुजरात में, कि किस तरह से मतलब एक पैरेलल अंडरग्राउंड सिस्टम लगातार काम करता था और पूरा सत्ता के सह पे काम करता था। अब उसका एक अखिल भारतीय स्वरूप तो नहीं दिखने लगा है। तो चूंकि आप थोड़ा देर से आए तो फिर भी ये संदर्भ है जिसको, क्योंकि फिर भी कोई परीक्षा होगी। अभी एक उत्तर प्रदेश का मसला आया था, सिपाही भर्ती घोटाला। वो गुजरात की एक फर्म है, कोई एजू टेस्ट या एजू टेस्ट या जो भी कुछ उसका नाम है, अभी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और वही कराया था, और उसमें किस तरह से चीजें उभर के आई थी। तो यही जो एक तो गुजरात मॉडल, प्रदीप कुमार जोशी हैं एनटीए के, और 8-10 एग्जाम कराते हैं। तो इन पे कोई लगाम तो लग नहीं रही है ना। अभी इस पे कोई कहा जा रहा है कि इस पे कोई किसी तरह की लगाम लगे। कोई कोई किसी भी तरह का, जो हो सकता है कि जुडिशियल कोई कुछ चीज हो, उसकी तो बात नहीं हो रहा। ये हो रहा है कि कैंसिल कर दीजिए और फिर से एग्जाम कराइए। तो फिर से एग्जाम कराने में तो सिस्टम तो वही है, वैसी तरह से काम करेगा। उससे कैसे आप उसको कैसे आप चेक करेंगे? तो अब आप बिल्कुल। क्या हुआ? जी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है मैथिली भाषा में, हम्म। कहते हैं सब 22 पसेरी, हम्म। सब 22 पसेरी। जी। मतलब इसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो वो भी मुहावरे में किया जा सकता है। अंधेर नगरी चौपट राजा टका सेर चौपट भागी। राज जी। तो टकासर टका सेर खाज। हम्म। खाजा की बात है। हम्म। उस मैथिली में सद्धन 22 पसेरी वो हम्म। है क्या, विडंबना क्या है? देखिए आप, जेएनयू, जेएनयू भारत का इकलौता ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 100 मुख्य संस्थानों में, 100 बेहतरीन संस्थानों में एक संस्थान के तौर हम्म। पे वो अपनी स्थिति दर्ज करवा रहा था। आईआईटीज, आईआईएम्स नहीं करवा पा रहे थे 100 में, वो 200 के पार जाते हैं जी। या हम्म। 150 के पार जाते हैं। बहुत नीचे हैं वो, ढूंढने पे मिलेंगे भी। अब उस संस्थान को आप यदि ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ, बच्चे भेजेंगे तो वो कुछ दूसरे तरीके के बच्चे हों। जो उसका पैटर्न बना हुआ था
या जो बीएचयू का पैटर्न बना हुआ था जैसा आपने कहा, या जो एम्स का पैटर्न बना हुआ है, वो स्पेशलाइज्ड पैटर्न एग्जाम लेने का। जो उसके एक्सपर्ट्स थे उन्हें ये पता था, जो उसके सीजन्ड डॉक्टर्स थे या सीजन्ड प्रोफेसर थे, जी। अपने अपने संस्थानों के, हर संस्थान अलग किस्म का मॉडल अपनाती है, अलग किस्म का पैटर्न अपनाती है अपने शिक्षा व्यवस्था के लिए। हर जगह से अलग अलग माइंडसेट के बच्चे निकलते हैं, एक जैसे बच्चे नहीं निकलते हैं। घरों में भी, बच्चों के घरों में भी आ, जो माहौल होता है वो अलग अलग होता है। हर घर एक जैसा नहीं सोचता, सब धन 22 पसेरी नहीं हो सकता है, और सबके सोचने, सबके जीवन जीने का तरीका अलग हो। जी। वही वाली बात है, एक देश एक विधान, एक देश एक भाषा, एक देश एक चुनाव। अरे भाई, तो एक देश एक जाति आप करके दिखा दीजिए, हम्म। को मारवाड़ी बना दीजिए। भाई हम भी रईस होना चाहते हैं, सबको वैश्य बना दीजिए और सबके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा गुजराती वैश्यों के साथ किया जा रहा है। नहीं हो सकता ना। नहीं, अगर हम ऐसा, कहें कि इसमें इसमें तो जो अ, जिसको कहते हैं कि एक संविधान है, संविधान तो वो पूरी विविधताओं को जो उसकी एक खूबसूरती है, विविधताओं की एक खूबसूरती है, सबको एक स्पेस देता है। हाँ, लेकिन लेकिन हम्म। लेकिन ये जो अभी 10 साल से लोग सत्ता में हैं, क्योंकि इन्हें अधिक पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला है, ज्ञान अर्जित करने का मौका नहीं मिला है, तो ये ज्ञान की वैल्यू नहीं समझते। वैसे भी ये हमारे समाज में सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है कि जो व्यापारी वर्ग होता है जी। वो धन को प्राथमिकता देता है, शिक्षा को नहीं देता। जी। और प्रधानमंत्री आपके हमारे सबके नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से कहते रहे हैं कि इस देश की सेना से ज्यादा जोखिम जो वर्ग उठाता है वो व्यापारी है। हम्म। पता नहीं, मैंने तो कभी भी व्यापारियों को की जान जाते हुए नहीं देखी, देश के लिए शहीद होता हुआ नहीं देखा। तो एक सैनिक से, और सैनिकों की शहादत लगातार हो रही है, शहादतें। हम्म। तो एक सैनिक से ज्यादा व्यापारी कैसे जोखिम उठाता है, ये तो इस देश के प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन करना चाहिए। जो ऐसे जो उनके स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को ग्लैमराइज करके जो मीडिया के नाम पे जो भी दुकानें चल रही हैं वो जो दिखा रही हैं या हम्म। दिखाती रही हैं, या उस पर सवाल नहीं उठाया, तो मीडिया ही, जो तथाकथित मीडिया की दुकानें हैं, वही एक्सप्लेन कर दे, वही स्पष्टीकरण दे दे कि भाई इस देश के सैनिकों से अधिक इस देश का व्यापारी जोखिम किस हिसाब से उठा। जी। तो जो मानसिकता है, कहने का हम्म। मतलब, मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रहा था कि जो मानसिकता है वो मानसिकता टेढ़ी मेढ़ी है। आज उस मानसिकता का गुलाम जो अपने गिल साहब कहा करते हैं अपर क्लास मिडिल क्लास, हम्म। उसका गुलाम बन चुका है। आप अगर समाज में निकले और लोगों के नजरिए को देखें, तो एक जैसा दिखने लगा है अपर क्लास मिडिल क्लास का नजरिया कि भाई अपर अगर कास्ट। आपके, हाँ हाँ, ये कि आपके जेब में जितने पैसे हैं आप उतने सक्सेसफुल, ये दिखने लगा। जी। इसका
बेमतलब नहीं किया जा रहा है कुछ भी, ये दिखने हम्म लगा है समाज। यानी महात्मा गांधी सक्सेसफुल नहीं थे, मुंशी हम्म प्रेमचंद सक्सेसफुल नहीं थे, स्वामी विवेकानंद सक्सेसफुल नहीं थे, पेरियार सक्सेसफुल नहीं थे। आ, भगत आप सिंह नहीं जिन थे। लाल बहादुर शास्त्री सक्सेसफुल नहीं थे, उनकी तो बेचारे की कार की किस्त भी, फिएट कार की किस्त भी पूरी नहीं हो पाई पूरी जिंदगी, हम्म, तो वो सक्सेसफुल नहीं थे। तो ऐसा समाज गढ़ना है, और ऐसे समाज को गढ़ने के लिए अपना जो इकोसिस्टम है उसके दायरे में हर चीज को लाना है। मतलब कीचड़ में है तो अब सबको कीचड़ में घसीटना। बिल्कुल। और कैसे हो सकता है ये कि हर एक इंस्टीट्यूशन में उतने स्ट्रांग संघियों को, क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे जिन संघियों को ऐसे जगहों पे, ऐसे संस्थानों में शीर्ष स्थानों पर बिठाया गया है, टॉप पोजीशंस पे बिठाया गया है, वो खुद ही शैक्षणिक तौर पे उस लायक नहीं है। परसों तो राहुल गांधी जी ने इसकी चर्चा करी थी जी कि अभी एक। जी जी जी। उन्हें उन्हें इन पोजीशंस पे बिठाया जा सके। हम्म तो जब इतने टॉप पोजीशंस को कंपाइल कर, इनफैक्ट एकत्रित करके एक जगह जब एग्जाम ले रहे हैं, तो फिर मतलब कि उस स्तर के संगी नहीं मिल पाए जो सक्सेसफुली डकैती भी डाल सके। हम्म। तो अ, उतने उतने लायक वो नहीं, मेरा एक एक सवाल और है। जी पूरा करना चाहता हूँ, जी नहीं जी। कर सके। अब बीएचयू जैसे संस्थानों को, हालांकि सब जगह कोशिश की है, भरा है, हम्म लेकिन बीएचयू जैसे संस्थानों में, एम्स जैसे संस्थानों में, या जेएनयू जैसे संस्थानों में, आईआईएम्स, आईआईटीज, बहुत सारे संस्थान हैं इस देश में, प्रीमियर संस्थान है, भले वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं आते हों, लेकिन फिर भी एक अच्छा अच्छा फिर भी बहुत अच्छे और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स निकलते हैं वहां से। तो उन संस्थानों में, इन जगहों पे कैसे भरेंगे वो? और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है कि सेंट्रली कंट्रोल करने में जो राजनैतिक आका है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज, उनके जो लोग हैं, उनको प्लेस करना आसान हो जाता है। अब आप सोचिए, एक मिनट के लिए, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं लेकिन इसको नहीं नहीं, लेना हम तो बहुत जरूरी है कि बात करने के लिए बैठे हैं। मंत्रालय मंत्रालय से मंत्रालय से जो हैं, उनसे हर संस्थान को खोल जाए, और 100 संस्थानों को। हाँ, थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा शायद। एक मिनट मैं करता हूँ, एक सेकंड। जी। तो आप जो है 100, 150 या 200 या 500 संस्थानों में फोन करेंगे, मतलब कि सेंटर से उसको मैनेज करेंगे, तो बड़ा ही टीडियस जॉब हो जाए, बहुत ही मुश्किल काम हो जाए। एक जगह पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक जगह से। और ये जो कंट्रोल सिस्टम है, ये चंद लोगों के हाथों में रहेगा। और आप जिन लोगों को प्लेस करना चाहते हैं उन्हें प्लेस कर पाएंगे। जिस तरह के विद्यार्थी तैयार करना चाहते हैं, एजुकेट हो गए, जिस तरह के लोग निकालना चाहते हैं, उस तरह के लोग निकलेंगे। और इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल है कि एनसीईआरटी
एनसीईआरटी के कोर्स का, के किताबों का कितनी तेजी से भगवाकरण किया गया है। उनमें तथ्यों की जगह एजेंडाज भरे जा रहे हैं। तथ्यों की जगह एजेंडाज भरे भरे जा रहे हैं। जो जो बातें संघ या अभी वर्तमान सरकार को फायदा नहीं पहुंचाती या नुकसान पहुंचाती है, जैसे जैसे गुजरात दंगा, जैसे गुजरात दंगा अभी आप उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो उन चीजों को किस तरह से कोर्ट से हटाया जाए, जैसे बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, उसमें उसमें क्या लिखा गया? उसमें लिखा गया कि एक टॉम्ब, एक गुंबद के आकार की आकृति को गिराया गया। आपको नहीं पता था वो गुंबद के आकार की आकृति का नाम क्या था? कल तक तो पता था, आज नहीं पता है आपको। बाबर की ताकि औलाद बच्चों है और क्या क्या सब चीजें कही जा को रही ये ताकि बच्चों को पता ना चले, हैं। आने वाली पीढ़ी को ये पता ना चले कि किस तरह से रक्तपात किए गए हैं, किस हम्म। तरह से लोगों की जिंदगियों से खेला गया है। तो ये एक पूरा का पूरा टूल किट जो मैं बोलता हूं उसका पार्ट। जी। नहीं, एक चीज और है कि पहले एग्जाम तो होते थे। जी। हर प्रदेश के कर्मचारी आयोग होते थे, सिलेक्शन जी। आयोग होते थे। जी। यूपीएससी होता था, जी। जो कई तरह के जो नेशनल लेवल के जो एग्जाम होते, नेशनल लेवल के जो खास करके केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारियों के लिए जी। यूजीसी वगैरह करते थे। प्रदेश वाले जो है ये अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता था, स्टेट के हर जगह होते थे। अब क्या इनको रिप्लेस कर दिया गया है या इनके कोई वजूद नहीं रह गया? इसको अभी बड़ा आश्चर्यजनक है। 2-4 दिन पहले ही मुझे पता चला, मैं बात कर रहा था इसी विषय में किसी से, तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, अब अ, बिहार के एक सज्जन थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से अब अ, जो विद्यार्थी हैं वो नहीं निकल के आते, हम्म। और जो बीपीएससी है वो डायरेक्ट उससे उसके जो पास आउट हैं, जो पहले बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या सर्कल ऑफिसर बनाए जाते थे, या जी। सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर होते थे, समथिंग हाँ। ऑफिसर, हाँ, हाँ। ऑफिसर होते थे, वो बनाए जाते थे लो रैंक वाले। वो सारा सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। अब एसडीएम सीधा जो है बीपीएससी से ही निकल के आ जाते हैं। पहले जो यूपीएससी करते थे, क्लियर करते थे, वो 2 साल एसडीएम रह करके एक जिले में ट्रेनिंग लेते थे कलेक्टर के हम्म। अंदर। जी। उसके बाद उन्हें फ्रेश पोस्टिंग दी जाती थी। वो ट्रेनी होते थे जब तक वो एसडीएम होते थे। एक आईएएस जो है वहां जाकर के जिले की या सब डिवीजन जी। की जी। व्यवस्था देखता था, उसे समझता था, उसे पहले संभालता था। तो जो सब डिवीजन स्तर के जो शहर होते थे वहां तक एक विजनरी, क्योंकि आईएएस बहुत अच्छा एग्जाम हुआ करता था। ऐसे नहीं कि लेटरल एंट्री से किसी भी लाला जी का बच्चा जो है वो आईएएस बन गया। और खैर वो अब सीनियर आईएएस सीधे बनते हैं, वो नीचे जाते भी नहीं। तो जो एसडीएम हुआ करता था, आईएएस होता था, वो 2 सालों में सब डिवीजन, अच्छा, एक जिले में अगर 3 या 4 सब डिवीजन है और उसमें 4 आईएएस बैठे हुए हैं, तो वो तो वहां का डेवलपमेंट प्लान तैयार करके दे दिया करते। उनमें हर जिले में एक
या दो सब डिवीजन में ही फ्रेश आईएएस को डाला जाता था, कि उतने ही सफिशिएंट हैं, जिसको हम उतने ही। आमतौर पे तहसील जिसको बोलते हैं। हाँ, आमतौर पे यहाँ इधर तहसील बोलते हैं, और हर स्टेट में हिंदी का नाम अलग है, हाँ, इसलिए मैं सब। तालुका तालुका या तहसील या इस तरह की चीजें हैं। आ, जी। जी जी, तो मतलब एसडीएम जिसमें उसमें बैठते हैं। उसमें उसमें आपको टॉप ब्रेन्स को भी मौका मिलता था, तो विकास की गति अच्छी हम्म। हो। जी। अब इस तरह से ये एक, सपोज कीजिए एक किसी स्टेट, किसी कमजोर स्टेट का बच्चा है, जो स्टेट का ही एग्जाम क्लियर करके सीधा एसडीएम बन जाता है, और वो स्टेट से बाहर नहीं गया है, तो उसके विजन में और एक व्यक्ति जिसने यूपीएससी क्लियर किया उसके विजन, हम्म। जमीन आसमान का, जी। जमीन आसमान का अंतर है। तो आपने क्वालिटी को डिटोरिएट कर दिया, रिड्यूस कर, हम्म। और ये अब दिख रहा है विकास का, के दो ही तीन मायने पता है अभी। जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है उनको विकास के दो ही तीन मतलब पता है, हम्म। चौथा मतलब ही नहीं पता। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है, धारणीय विकास, हम्म। इन शब्द का भले ही भाषणों में एक आध बार इस्तेमाल कर लिया हो किसी ने, या किसी ने लिख के दे दिया हो तो करवा दिया हो ट्रांस इस पे, लेकिन इस शब्द का ऑफिशियल तौर पे ऑफिशियल तौर पे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कहीं कोई भी पिछले 10 सालों में भारत में दिखा। हम्म। और ये जो मौतें हो रही है, आपको शायद पता हो कि बस आज एक आंकड़ा आया है, हिंदी के हमारे जो भाई बंधु हैं, जो अ, दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो पत्रिका एक बहुत ही अ, अच- बहुत ही उत्कृष्ट न्यूज़पेपर है। जी जी। तो पत्रिका पत्रिका के आज के अंक में पढ़ सकती है कि प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग का, और ये जो अभी हीट वेव चल रहा है, हम्म। इसका ये असर है। प्रतिदिन 240 लोग मर रहे हैं। अ, ये पॉल्यूशन प्लस, ये पॉल्यूशन प्लस हम्म। ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से, और 240 लोग प्रति घंटे मर रहे हैं। सॉरी, प्रति अच्छा। घंटे मर रहे हैं, उसमें 20 बच्चे हैं। हम्म। देश की ये हालत है, यहाँ पे आप एक बिल्डिंग दिखा के बोलेंगे विकास हो रहा है, और वहीं उसी बिल्डिंग के आसपास के झुग्गियों में लोग मर रहे हैं। हम्म। तो क्या पैमाना है आपका विकास का? इंसान रहित विकास, इंसान रहित विकास, मानव रहित विकास। जी। तो कोई कोई ह्यूमैनिटेरियन एंगल है ही नहीं। और देखिए, आज के बच्चों को तो नौकरी नहीं मिल रही है। कल आने वाले पीढ़ी को, हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में शायद सांस ना मिले, वो खरीदना पड़े, ऑक्सीजन खरीदना पड़े, हम्म। पानी की कीमत बहुत हो जाए। और पानी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फादर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग लेस्टर आर ब्राउन ने कहा था कि वो वक्त ये लोग ला रहे हैं जिसमें हीरा सस्ता मिला करेगा और पानी महंगी मिला करेगी। जी। जी। ये फादर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का कहना है, लेस्टर आर ब्राउन साहब का कहना जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। खुशकिस्मत। अभी दो दो तीन चीजें हैं। जी एक तो जो अ, शिक्षा मंत्री बने हैं, जी धर्मेंद्र प्रधान साहब। जी जी तो वो कहीं से भी
जब पेट्रोलियम मंत्री थे तो उस पे एक बड़ा एक प्रोग्राम किया था, रवीश कुमार प्रधान कारण करके उस पे था। तो ये मतलब किसी भी तरह की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं थे। माल तो खूब खाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि ना 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 ना, ना कोई घुसा है ना घुसेगा टाइप का। ये जो ढिठाई है, अब मतलब अभी भी जब सरकार कमजोर हो गई है तब भी यही हाल। अभी बिल्कुल। उनके जो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बना रखी है, नया पता नहीं किस लिए बनाई है, शायद गुजरात मॉडल को, या जो टूल किट आप कहते हैं, मतलब कहीं तो आपको अभी दूसरा एक नया थ्योरी लेके आ रहे हैं कि इसमें तेजस्वी का पीए था और वो कहीं शामिल था। तो अ, सारा का सारा कसूरवार वही है। मतलब अब जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, एक गोधरा और गुजरात में क्या नाम है, झारखंड से बच्चे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ के बच्चों को एग्जाम सेंटर दिलाया जाता है। हालांकि वो पकड़ लिया गया था, उसमें हल्ला भी मचा कि पेपर जो है लीक हुआ। बावजूद इसके ये मानने के लिए तैयार नहीं है शिक्षा मंत्री। अब जब पूरा का पूरा जब ये हो गया तो कह रहा है कि अब हम यही नहीं करेंगे, इसको कैंसिल ही नहीं करेंगे। अब जो बच्चे 720 नंबर लेके आए हैं, तो वो तो मेरिट के हिसाब से एम्स में जाएंगे या बड़े उसमें जाएंगे। और पता चला है कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, मतलब इंटरमीडिएट में। तो ये एक नए किस्म की ठिठाई है। तो अ, कहीं तो आपको लगाम लगानी पड़ेगी। देखिए, लगाम क्यों लगेगी? लगाम क्यों लगेगी? आपने जो कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ना तो जिम्मेदारी ले रहे हैं और ना ही कैंसिल करने को तैयार। हम्म। तो आप सोचिए, जितने पद होंगे उसके 25-30% बच्चों ने 40-40 लाख रुपए दे करके हासिल किए होंगे, तो वो पैसे कितने हो गए? हम्म। वो पैसे कैसे रिटर्न होंगे? वो पैसे रिटर्न करेगा कौन? हम्म। इतने समस्याओं से बचने के लिए कैंसिल ना होना जरूरी है। हम्म। इतने समस्याओं से बचने के लिए कैंसिल ना होना जरूरी है। हम्म। अब जिम्मेदारी लेने की जहां तक बात है, तो पिछले 10 सालों में इस सरकार ने किस बात की जिम्मेदारी ली है? हम्म। ये देश राम भरोसे चल रहा है, और राम पे तभी भरोसा हो जाता है कि हम्म, कोई सिस्टम नहीं। कोई सिस्टम वो नहीं है। कोई सिस्टम नहीं। नहीं, वो एक तो एक एक नहीं। नहीं, मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूँ कि जी जी। वो तो हमारा आधार मजबूत था। वो 70 सालों का आधार जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे थे, 70 सालों में हुआ क्या है, हम्म। वो तो 70 सालों का आधार मजबूत था कि अब जो है 10 साल बगैर गवर्नेंस के, बगैर किसी तरह के किसी तरह के का काम किए हुए, आप ऐसे ही रख लीजिए कि बगैर किसी तरह का काम किए हुए, बगैर कोई काम किए हुए जब 10 साल ये देश जो है वो टिक गया, तो राम पे भरोसा होना लाजमी है। एक और बात बोलना चाहूंगा कि इनके मॉडल का आप एक पार्ट देखिए कि पहले ये कोशिश करते हैं हर चीज को नकारने की, कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं। अगर उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो कोशिश करते हैं कि किसी विपक्षी नेता को उसमें डाल करके
उस हम्म। एक पंथ वो काज किया जाए कि उसकी छवि भी खराब हो जाए और हमारे सर से घोटाले का बोझ भी उतर जाए। अब जैसे तेजस्वी यादव की बात आपने कही, तेजस्वी यादव हो सक स्ट्रांग है, हो सकता है बिहार में स्ट्रांग हो। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ वो घोटाले के का जो बिहार के घोटाले का जो मुख्य आरोपी है, उसकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। लेकिन एक पल को आप सोचिए कि तेजस्वी यादव बिहार में स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन गोधरा गुजरात में, गुजरात मॉडल के तहत जिसने ये काम किया, वो क्या तेजस्वी यादव का आदमी था? क्या तेजस्वी यादव गुजरात में इतने स्ट्रांग है? हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक बीजेपी के ही नेता के स्कूल स्कूल। में मेजर तौर पर, बड़े तौर पर जो है टॉपर्स निकले उस स्कूल के सेंटर से, और उस स्कूल में बड़े लेवल पे धांधली हुई। हम्म। उस वो क्या तेजस्वी यादव के कहने पे हुई? तेजस्वी यादव क्या हरियाणा में भी इतने स्ट्रांग है? और प्रदीप कई में प्रदीप ये कुमार जोशी हैं एनटीए के जो। देखने को मिला, पूरे देश में अखिल भारतीय तौर पे देखने को मिला। क्या तेजस्वी यादव इतने बड़े लीडर हो गए कि वो अखिल भारतीय तौर पे, और वो भी तब जब सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी और वगैरह वगैरह, एस जयशंकर जी का है, तो निर्मला सीतारमन जी का है, तो फिर तेजस्वी यादव इन लोगों के से अधिक पावरफुल। शक्तिशाली होकर के ये इतना बड़ा लीक अखिल भारतीय तौर पे करवाने में सक्सेसफुल कैसे हो गए? ये तो वही अरविंद केजरीवाल जी वाली बात है कि भाई पैसे खाए लीकर स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से, और जेल में बेचारे अरविंद केजरीवाल हैं। ईडी ने अरेस्ट किया हेमंत सोरेन जी को, तो कोर्ट ने पूछा भैया इनके खिलाफ केस बताइए, इन्होंने क्या घोटाला किया, क्या मनी लॉन्ड्रिंग किया। तो उनके घर से फ्रिज का, टीवी का, एसी का, इन सब का बिल ला करके दिखा रहे हैं कि इसमें घोटाला। मतलब उस जज को, उन जजों को सैल्यूट करना पड़ेगा जो ऐसी बेवकूफाना हरकतों को भी बर्दाश्त करते हुए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को या दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल करके और छोड़ देते हैं सड़ने के। जहां तर्क बढ़ जाता है वहां व्यापार शुरू। दो दुनिया है। हमारे यहाँ कहावत रही थी कि एक लक्ष्मी की दुनिया है, एक सरस्वती की दुनिया है, दोनों बहनें हैं और दोनों का एक दूसरे से बनता नहीं। एक धन की दुनिया है, एक ज्ञान की दुनिया। तो जो धन की दुनिया है वो ज्ञान की दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, उसको नष्ट करना चाह रहा नहीं, एक एक जब आप ज्ञान की बात कर रहे हैं तो एक और मामला आया है, मध्य प्रदेश में है। और महिला बाल कल्याण मंत्री बनाई गई हैं अभी वहां की। है। जी अ, जी। जी। तो बेटी पढ़ाओ बचाओ। बेड़ी। हाँ, तो अरे चलिए बेटी ही मान लेते हैं। हाँ। तो अब उनके लोग कह रहे हैं कि भाई अनपढ़, मतलब एक डिग्री का तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें दो चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि 12वीं तक मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो अब ये कौन सा मानक है कि बीजेपी जैसी मतलब पार्टी जो उनको टिकट दिया होगा, लोगों ने जिताया भी होगा, कोई ना कोई खूबी होगी, या तो उनकी पहुंच केंद्रीय सत्ता के तक होगी, या स्थानीय जो मध्य प्रदेश के स्तर के
मध्य प्रदेश का स्तर, मतलब प्रदेश स्तर का तो कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही तय करते हैं कि किसको कहाँ से लिया जाए, क्या किया जाए। तो अब शिक्षा का ये जो आलम है, तो वो भी ना लिखती तो शायद ज्यादा बच जाती। इसके पहले ये तो अभी का मामला है, इसके पहले यहाँ एक और मंत्री हुआ करती थी, मीनाक्षी लेखी। नई दिल्ली लोकसभा से उनका वो बीजेपी की सांसद रही हैं, इस बार शायद नहीं है। तो उनको लिखना पड़ा स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता वो नहीं लिख पा रही थी। तो नाम में ही लेख का उल्लेख, हाँ। नाम में ही लेख का उल्लेख है, लेखी। जी जी, लेखी। तो हाँ। अब क्या ये एक पूरा का पूरा मयार तैयार किया जा रहा है कि अब जो है यही हकीकत है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। देखिए, एक तो बड़ी होता है, समस्या। एक साक्षरता एक निरक्षरता होती है, लेकिन ज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो जो भी ज्ञान का साक्षरता और निरक्षरता से कोई लेना देना नहीं है। आप वो अनुभव जन्य जो ज्ञान होता है, वो एक उसका अपना महत्व है, चाहे वो कबीर का हो या किसी का भी हो, या रैदास का हो। देखिए, लेकिन ये कौन सा पूरा का पूरा एक पीढ़ी तैयार की जा रही है कि मतलब कीचड़ में घसीटा जा रहा है कि आ जाओ कीचड़ में। नहीं वो तो प्रधानमंत्री से शुरू होता है जी। ये इसका इसको अ, इसके लिए इसका रिएक्शन जो है वो अ, कब होगा? जी। प्रॉपर रिएक्शन समाज में कब हो? समाज में वो कौन सा वर्ग है जो ऐसी हरकतों को देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, फिर भी उसे कोई समस्या नहीं हो रही? हम्म। अब आप देखिए, एक तर्क मैंने सुना कि वो जो मंत्री हैं वो आदिवासी हैं, तो आदिवासियों को सम्मान देने के लिए आ, ये आपको उनके अ, अल्प अल्प ज्ञान पे या उनके अक्षमता पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं आदिवासियों के बीच में मेरा बचपन गुजरा है। छठी सातवीं क्लास के जो मेरे आदिवासी मित्र थे, जो पढ़ने में अच्छे थे, वो धड़ल्ले से बहुत अच्छे स्तर की हिंदी भी लिखते थे, अच्छे स्तर की इंग्लिश भी लिखते थे, और अच्छे स्तर की अगर जरूरत पड़े तो संस्कृत भी लिख लेते। हम्म। तो ये आदिवासी के खोल में छिपना, उसकी आड़ में छिपना, हेमंत हम्म। सोरेन भी आदिवासी है। उन्हें तो आपने जेल में बंद करके रखा, उनका तो सम्मान जो है वो आपने खूब हम्म। किया है। कल्पना सोरेन जी का सम्मान आपने खूब किया है। तो ये आदिवासी की खोल में अक्षमता को छुपाना, हम्म। इससे बड़ा और क्या नौटंकी हो सकती है जिसको ये लोग प्ले कर सकते? नहीं, एक चीज मैं और सवाल जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जमात है, खास करके मोदी शाह के इर्द गिर्द जो मंडरा रही है, जो गुजरात आई है जी। जी, जो मंडरा रही है, उसके आसपास पूरा एक आभा मंडल बनाई हुई है। उस आभा जी। मंडल की में प्रवेश के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? अ, हाँ, किस बड़ा किस योग अच्छा हाँ, अदरवाइज उसके उस उसमें तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ा लिखा होने की जरूरत होगी। कुछ दूसरी बिल्कुल। योग्यता होनी चाहिए। हाँ। तो देखिए, जहां तक मुझे लगता है
उसकी सबसे बड़ी योग्यता ये है कि उस व्यक्ति को अल्पज्ञानी होना चाहिए। क्या? उस व्यक्ति में मानवीयता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति का जो प्रकृति है, जो सही मायने में ईश्वर है, वेदों के हिसाब से मैं बोलूं, जी जी। ऋग्वेद के 40वें अध्याय में है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं हो। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रकृति, अच्छा, और कहीं कई जगहों पे उल्लेख है कि हम में, तुम में, खड़ग में, खम्भ में, खड़ा सब खम्भ में में दे, सब में व्यापत राम। जी जी। सब में दे व्याप। तो मतलब तो यही निकलता है कि प्रकृति ही ईश्वर है। तो उस प्रकृति से प्यार नहीं बल्कि नफरत हो, जो हसदेव जैसे भारत के सांस को, हसदेव अरण्य जैसे बड़े जंगल को कोयले के लिए या हीरे के लिए अडानी को सौंप के पूरे पूरे जंगल को नष्ट करवा दे, कटवा दे, और तब जब एक भारत के पास अगले 100 साल के कोयले का भंडार उसके बावजूद है, उसके बावजूद 100 साल के कोयलों का भंडार हो, लेकिन वो पूरे का पूरा जंगल नष्ट करवा दे, तो क्या ये कोयले के लिए होगा? हम्म। नहीं हो रहा है। इस पे बाद में आएंगे, पहले उस क्राइटेरिया को ये कर दें, ये क्राइटेरिया वाला जो असल चीज तो वही है। क्लियर कर लें कि इसमें एकदम अमानवीयता होनी चाहिए, और साथ में बड़ी बड़ा ही अच्छा हो कि वो व्यक्ति स्वयं मूर्ख और अंधविश्वासी और हो, और उसमें सांप्रदायिक नफरतें। से, हाँ, सांप्रदायिकता तो इतने सारे गुणों के बाद खुद ही निकल के आ जाए, हम्म। थोड़े से आ जाए। तो इतने सारे गुण जो हैं ये उनमें होने चाहिए। अब एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैंने चर्चा कर दिया अभी कि अ, हाँ, कि ये जो हसदेव अरण्य जैसे जंगलों की जो कटाई हो रही है, इसके बाद ग्रेट निकोबार में भी हसदेव से भी बड़े जंगल को नष्ट किया कर दिया जाना है। अभी हाईवे बनाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल की सड़कों के 100 साल पुराने पेड़ों को भी, और वो रेयर पेड़ों को भी जो है काट करके मिट्टी में मिला दिया जा रहा है, और उसकी खूबसूरती को नष्ट किया जा रहा है, तो उसके प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहला, अडानी को कोयला मिलेगा बेचने की, साथ में हीरे मिलेंगे। हीरे जो है वो गुजरात के, सूरत के हीरा व्यापारियों के पास जाएंगे, उनकी तरक्की होगी। हर जगह पे ये एंगल है। मैंने कुल मिला अब के क्या है, गुजरात मॉडल जो देखिए, है। सबसे सबसे जो बड़ा इसका इस टूल किट का जो सबसे बड़ा पार्ट है, उसको भी सुन लिया कि वो सब मिलेंगे। अब हंसदेव, ग्रेट अंडमान जैसे जंगलों को और हिमाचल, उत्तराखंड को, सबको पेड़ विहीन कर दिया जाए, अगर प्रकृति विहीन कर दिया जाए, तो फिर बहुत जल्दी आपको ऑक्सीजन के लिए, आपके बच्चों को ऑक्सीजन क्लब की जरूरत पड़ेगी। तो एक नया व्यवसाय शुरू हो जाएगा, जिसमें अगर ये सरकार तब तक रही, तो गुजरात के कुछ लोगों को इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। देश में प्राकृतिक आपदा बढ़ जाएगी, लोग जलेंगे, लोग मरेंगे, लोगों के सांसों में प्रॉब्लम होगी, लोगों के तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हॉस्पिटल के कारोबार में, उनकी तरक्की होगी।
मतलब एक ऐसा मॉडल जो इंसानों को निगल लेना, जो प्रकृति को निगल लेना चाहता है, जो जितने प्राकृतिक संसाधन है उनको निगल लेना। जी अब। गुजरात मॉडल है, जी ये जो गुजरात मॉडल है, ये ना केवल मानव विरोधी है, बल्कि जी प्रकृति विरोधी भी है। और स्वाभाविक रूप से तो ये जो चार पांच गुण आप बता रहे थे कि इस आभा मंडल के साथ अ, जी। जो उसमें वही प्रवेश कर सकता है जिसमें ये सारे गुण हो। लेकिन इसका अ, आर्थिक मॉडल क्या है कि अ, टस से मस नहीं हो रहा है। दूसरा कि अब 3 4 दिन बाद जो है वोट दिलाए जाएंगे, नए जो एमपी बने हैं उसके लिए भी बड़ा बवाल मचाए हुए हैं, जिसमें सीनियर प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था, उसकी जगह जो है थोड़ा उनके कम सीनियर को अपने ही पार्टी के किसी सीनियर को ले आया गया है। तो ये मतलब एक एक चीज पे जिस तरह से गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हैं, पंजा गड़ाए हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये किसी भी तरह से यदि माइनॉरिटी में होने के बावजूद, और सरकार माइनॉरिटी में होने के बावजूद, क्या ये उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो पहले से चला आ रहा है? दूसरा कि इसमें जो शिक्षा का जो पूरा पूरा पहलू है, जो लगातार एक तरह से मैंने और ज्यादा संकट में आ गया। तो क्या ये जानबूझ के करना चाहते हैं, या इस मॉडल का यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे काट दिया जाए? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो बच्चे हैं जिनका हक कोई दूसरा छीन रहा है, वो छीन रहा है, जो जिसके पेरेंट्स 40 लाख रुपए उसके नौकरी के लिए दे। पहला पहलू। दूसरा पहलू है कि जो बच्चे जिनकी नौकरी छीनी जा रही, वो किस वर्ग से आते हैं? क्या वो सिर्फ माइनॉरिटी के हैं? क्या वो सिर्फ मुस्लिम बच्चे हैं? क्या वो सिर्फ दलित बच्चे हैं? क्या वो सिर्फ ओबीसी के बच्चे? नहीं, उसमें सवर्णों के भी बच्चे हैं, लेकिन उन सवर्णों के बच्चे हैं जो गरीब हैं, जिनके पास देने के लिए 40 लाख रुपए नहीं। तो अब आपको याद आएगा, अभी हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, माइनॉरिटी, दलित, आदिवासी, ओबीसी और सवर्ण तबके में भी जो गरीब, इनका हक मारा जाए। तो वो इसी ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने इशारे में कहा था और बार बार कहा है, दोहराते गए हैं, तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और इसका एक दूसरा पहलू कि ध्यान से देखेंगे तो पिछले 10 सालों में तो नहीं, पिछले पहले पहले 3 4 सालों में तो इन्हें सिस्टम डेवलप करने का में इनका टाइम चला गया। पिछले 5 6 सालों में आप देखेंगे तो ऐसा सिस्टम तैयार किया गया कि हर लेवल पे, हर स्तर पे आपके लिए एक हर्डल क्रिएट किया गया, आपके लिए बाधा तैयार की गई कि आपको अच्छा एजुकेशन प्राइमरी ना मिले। चलिए, आपने किसी तरह, आपके पास अगर आप मध्यम वर्गीय हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप एससी एसटी हो, चाहे
माइनॉरिटी के हो चाहे आदिवासी के, आपने पहला हर्डल अगर पार कर लिया प्राइमरी एजुकेशन का, तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको महंगा कर दिया, उसमें कुछ लोग छट जाए। हम्म। वो हर्डल आपने क्रॉस कर लिया, तो फिर हायर सेकेंडरी जो है उसका हर्डल तैयार है, उसमें महंगा है, उसमें स्टैंडर्ड जो है स्कूल कॉलेजों के घटा दिए गए। चलिए वो भी पार कर लिया, आप कॉलेज में गए, कॉलेज की फीस में अनाप शनाप वृद्धि की गई। आपने अपने खाने में पेट में कटौती करके चलिए वो बाधा भी पार कर लिया। तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जो बाकी जॉब का मार्केट है वो सबसे बड़ा हर्डल है। वहां तक जाते जाते अगर आपकी जमीन ना बिक जाए तो आप जिए ही क्या आज के जमाने में, इस गवर्नमेंट में आप जिए ही क्या अगर वहां तक जाते जाते जमीन ना। एक जी। सज्जन से बात हो रही थी इसी नीट और यूजीसी नेट के घटना के बाद, तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं भी तैयार हूँ, बिहार के ही थे, मैं भी तैयार हूँ कि जमीन बेच करके अपने बच्चे को किसी तरह सेटल कर दूं। तो बच्चों के सेटल होने में जमीन का बिकना मध्यम वर्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक उसका पार्ट बन गया। हम्म। जमीन का बिकना आपको आपका दरिद्र हो जाना, ये इसका पार्ट बन गया है अगर आपको बच्चे को सेटल कर। और नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो पकौड़े तलिए, हम्म। तो कहिए कि पकौड़े तलिए। जी। नहीं, एक एक तो ये तो हो गया, चलिए जैसे तैसे हर्डल पार करना, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन एक जी बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा हिस्सा है समाज का, जी जो इस लायक नहीं है कि बिना किसी सरकारी सपोर्ट के, बिना किसी बड़े कहिए कि मतलब एक कल्याणकारी योजना के, उसको मतलब जो मुख्य धारा है, जो भी चल रहा है सिस्टम, जो भी चल रहा है उसमें मतलब वो उसको आ ही नहीं सकता। तो इससे, इस तरह से यदि आप लगातार अ, आप जो है अपने आप को काटते चले जा रहे हैं, तो क्या केवल और केवल कुछ मशीनें या मशीनों पे कब्जा या मशीनरी पे कब्जा करके आप सोचें कि चला ले जाएंगे? क्या ये संभव है? एक तो ये सवाल है। दूसरा कि अब चूंकि नया संसद है, नई मतलब नई 18वीं लोकसभा है, और इसमें लगभग दोनों की स्थिति बराबर है। वो 50-52 छोड़ दीजिए, तो इंडिया अलायंस एज ए ब्लॉक एक पार्टी की तरह ही काम कर रहा है। मतलब वो आपको लगेगा कि अलायंस है, लेकिन बावजूद इसके कि मोटा मोटी वैचारिकी जो है सबकी एक है। और वो बिल्कुल। हाँ, वैचारिकी एक है। जनपक्षीय विचारधारा के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। और उसमें भी जो सबसे शोषित वंचित समाज है उसके प्रति सबकी सिंपैथी है। जबकि बीजेपी या इस तरह की जो भी उसके अलायंस है, उनका मतलब आपने पहले ही बोला कि मूर्ख होना और अमानवीय होना उसकी पहली शर्त है। तो एक तो मुझे लगता है कि कहीं इसके जरिए मशीन और मशीनरी के जरिए इस पे उनको ज्यादा भरोसा हो गया है, बावजूद इसके कि जनता ने तो दिखा दिया आपको। तीसरा कि आप पिछली बार आपने कहा था कि 100 से 150 सीटें ऐसी हैं जिसमें खेल हुआ है। यदि खेल का खुलासा हो गया, तब क्या स्थिति होगी? तब तो अब मतलब हालांकि बहुत संभव नहीं लगा। जी। देखिए, ये आप हम और हमारे जितने भी
लाइक माइंडेड साथी हैं पूरे देश में, जो कि लगभग 60% तो है ही देश की जनसंख्या के। क्योंकि जो भाजपा को वोट आते हैं वो वोट मिलता है वो 40% के आसपास होता है, इससे नहीं, कम ही होता हम करेंगे 40% से तब मिलता है जब उसमें कहाँ है। कहाँ से नहीं नहीं, जोड़ा उसी जाता। क्या, नहीं जी उसी क्या, जी। मान के चल रहे हैं कि ये जो आंकड़े दिखाए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा ये सच, तो 40% से कम आता है, 60% तो नहीं आता ना। जी जी। अब दूसरा पहलू ये है कि ये 40% कैसे आता है। तो ये 40% ऐसे आता है कि 5,13,00,000 समथिंग हजार वोट्स जो हैं वो तब मिलते हैं चुनाव आयोग के ईवीएम को जब वो ईवीएम लॉक हो चुका हो, हम्म मतलब वोट पड़ चुके होते हैं, ईवीएम स्ट्रांग रूम में आ जाता है, उसके बाद 5,13,00,000 वोट पड़ते हैं। और जाहिर है कि अगर 5,13,00,000 वोट, कुछ हजार वोट जो है वो ईवीएम, मतलब चुनाव होने के बाद ईवीएम के स्ट्रांग रूम में जाने के बाद पड़ते हैं, तो बीजेपी के अलावा तो किसी को पड़ेंगे नहीं। हम्म। सत्ता में वही है, नीयत भी उन्हीं की ऐसी है, और मॉडल भी उन्हीं का ऐसा है कि चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री मिल करके जो है वो तय कर चुन लें। चंडीगढ़ मॉडल देखा ही है हमने, सूरत मॉडल देखा ही है, गुजरात में गांधीनगर से अमित शाह लड़े तो अम, ये जितने मॉडल हैं वो कुछ हाँ, सब गुजरात गुजरात मॉडल का हिस्सा है, लग रहा है। बिल्कुल। तो 25-30 जो कैंडिडेट्स हैं उनका नॉमिनेशन खारिज करवा दिया जाता है कि भाई अच्छे वोटों से जीत। किया तो हम्म वही जाता है बना कि 33 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया जाता है, ताकि नरेंद्र मोदी जी बड़े अच्छे वोटों से जीते। हालांकि हम्म उनका बड़ा भी जो है शायद उनको हरवा रहा था, तो फिर जो है कहा जा रहा है कि बनारस में एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन को फोन आया, अलर्ट किया गया, धमकी आया कि भाई अगर कुछ हुआ है तो तुम्हारी खैर नहीं। तो किसी तरह उन्हें जोड़ गांठ। 1.5 लाख वोट मिलता है। हम्म तो ये जो मॉडल है, और इस मॉडल के बाद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लगभग 1.25 करोड़ के आसपास जो मुस्लिम मतदाता थे, जो कहीं कहीं पे दलित मतदाता थे, कहीं कहीं पे ओबीसी मतदाता थे, जो इनके वोटर्स नहीं थे, पहले ही 1.25 करोड़ के आसपास वैसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में निकाले। हम्म। तो कुल मिला के 5,13,00,000, और 1 करोड़ ही आप मान के चलिए, 1,10,00,000 ही आप मान के चलिए, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, तो सवा हाँ, मान के छह चलते करोड़ हैं। जी जी। तो 6.25 करोड़ के आसपास जो है वो मिनिमम। और भी तरह की धांधली है, बहुत लोगों को बूथ पे जाने नहीं दी है, बहुत लोगों हम्म। को बूथ से हटा दिया गया। नहीं, बहुत उसके पहले कई जगह से खबर आई कि आ, बताया जा रहा था कि सिलेंडर है और जाओ और सिलेंडर ले जाओ, ये या बिल्कुल। फलाने जगह ये चीज रखी हुई है, वोट दे के आओ और ये जो है आके ले जाना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी 240 पे आना, हाँ, तो इसका मतलब कि रिजेक्टेड है। नहीं इतने के अगर 6.25 करोड़ हो रहा है तो 10% तो वैसे ही निकाल लीजिए आप। हम्म हम्म
ठीक है। जी 10% मत आप निकालते हैं, देखिए ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप 10% मत निकाल लेते हैं तो जो 130 सीटों, जो 130 सीटों पे 1000 2000 वोटों के मार्जिन से जीत और हार हुई है, तो उसमें विपक्ष का जो कैंडिडेट था वो कितने मतों से जीत रहा, हम्म। अब इतने से ही संतोष मत कीजिए। ये भी याद कीजिए कि जहां जो मुंबई का, नॉर्थ वेस्ट मुंबई का है शायद जी जी मामला, नॉर्थ वेस्ट का है हाँ। हाँ, तो वहां इतने से ही संतोष मत कीजिए। जहां पे भी, या फिर बनारस का भी मामला है कि जहां पे यूपी में कई जगह, बिहार में कई जगह, हर स्टेट में कई जगह जो जिसे गलगोटिया कॉरिडोर कहते हैं हमारे मित्र, वो जी गलगोटिया कॉरिडोर जो है उड़ीसा, मध्य म- प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। हाँ गुजरात, वो उन जगहों पे तो निर्बाध रहा है। तो वो जो अचानक लाइट जाती है, सीसीटीवी कैमरा बंद होता है, और उसके बाद जो है अचानक हारा हारा हुआ कैंडिडेट जो है जीत जीत जाता है, अगले 19 राउंड के बाद 26वें राउंड तक, अगले 7 राउंड में, या फिर जो अ, ये जो चुनाव अधिकारी हैं हम्म। वो सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर देते हैं। अगर आपको रिकाउंटिंग करवानी है तो प्रति मिलियन जो है 40 लाख रुपए, और 40,000 जी। प्लस जी। ₹40,000 प्लस जीएसटी, बाप रे। लगभग ₹44,000 के आसपास का जी नहीं बनता नहीं, इस पे तो बातचीत है। हो गई है जी। हाँ, मतलब कि हम्म। आप इतने पैसे लेकर के आइए रिकाउंटिंग के लिए, जितने पैसों में आप 4 बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह का प्रोविजन बनाया जाना, अब क्या लोगों को अब भी एहसास करना बाकी है कि ये सिस्टम जो है ये खत्म कर दिया जा चुका है। संविधान में इन लोगों का भरोसा नहीं। कानून व्यवस्था में 1 जुलाई से ऐसे ड्रैकोनियन कानून लागू किए जा रहे हैं न्याय हम्म। संहिता के नाम पे, कि कभी भी हमारे आपके और आम नागरिकों के अधिकारों को इस तरह कुचला जा सके, जैसे कि अगर शायद जनरल डायर या हिटलर क्या हिटलर कहते हैं, हिटलर। अ, नहीं, अभी मैं इंडिया का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जनरल डायर और जो अ, महमूद गजनवी टाइप के लोग भी आ जाते, तो भी वो इतना ज्यादा अमानवीय नहीं हो पाते। इस तरह के कानून जो लाए जा रहे हैं, तो इसमें क्या लोगों को अब भी कोई उम्मीद नजर आती है, कोई ऐसी वजह नजर आती है कि वो खामोश है? जी जी। तो खैर चलिए अब एक तो जो कहिए कि बच्चों के भविष्य का मसला है, एजुकेशन सिस्टम का मसला है। और हम तो यही कहेंगे कि किसी भी सिस्टम में जाइए, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे सोशल वेलफेयर का सिस्टम हो, चाहे वो पीएसयूज का मसला हो, हर जगह तो मतलब आप देख देख सकते हैं कि हालत खराब है। वहाँ के कर्मचारियों की हालत खराब है। और देश के उन्नति में जो इनका योगदान है उसको किस तरह से मिसमैनेज करके उनको मतलब औने पौने दामों पर बेचने की पूरी तैयारी है। उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो
तो पहले से इसके लिए सरकार के साथ खड़े हैं। और नो डाउट राहुल गांधी ने कहा था कि हम दो हमारे दो। हालांकि अब तो 21 की बात हो रही है। बावजूद इसके कि इस बात के लिए तो कभी माफ नहीं किया जाएगा कि आप मानवता के दुश्मन बन जाए। और भले अभी एक बात और सुन रहा था कि अडानी साहब जो है किसी मीटिंग में प्रोग्राम में वो बोल रहे थे कि कांग्रेस ने पिच तैयार किया था, रनवे तैयार किया था, और मोदी जी उस पर उड़ान भरे। मैंने विकास का जो मॉडल था, कांग्रेस ने वो सारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, मोदी जी उस पे आगे बढ़े हैं, फराटेदार उस पे बढ़े हैं। तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस की जो भूमिका है, ये जो योगदान है भारत के विकास में, उसको कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। बावजूद इसके कि कहीं थोड़ी बहुत उनको लग रहा हो, अडानी साहब को, कि अब शायद कांग्रेस या इंडिया अलायंस अब संभावी है, आना ही आना है। ये अब धीरे धीरे इनकी सब कुछ खुलासा होता जा रहा है। अब वो कमजोर कड़ी बनते जा रहे हैं हर चीज पे। जैसे चुनाव के के तहत जिस तरह की इनकी भाषा और तमाम चीजों ने इनकी मट्टी पलीत की है, इसके बाद चुनाव के बाद जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, जैसे रेल दुर्घटना हुआ था जलपाईगुड़ी के पास, उस पे जिस तरह की लगातार जो खबरें आ रही हैं वो भयानक है। और उसमें रेल मंत्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रेल मंत्री और क्या क्या सब बनाने में उनको रेल मंत्री की जगह रेल मंत्री हो गए। तो क्या यदि कांग्रेस आती है और नरम रुख रखते हैं अडानी साहब, तो क्या वो माफ किए जा सकते हैं हसदेव के जंगलों को बर्बाद करने के लिए, यहाँ के करोड़ों जो पेड़ों को काट के बड़ी बड़ी फ्लाईओवर बनाने और हाईवे बनाने के लिए? क्योंकि ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एक पेड़ को मैंने अपने उम्र में आने में 100 साल, 200 साल, 400 साल लग जाते हैं। तो क्या वो 400 साल का इंतजार किया जा सकता है कि चलो जी इन्होंने काट दिया था मूर्खता में? मतलब विकास का मतलब ये है कि आप तबाही मचा दो क्या, दिनेश भाई? देखिए, विकास का जो इनका डेफिनेशन है, इनकी जो परिभाषा है विकास की, वो परिभाषा वो परिभाषा है जो एक व्यापारी की परिभाषा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अडानी, अंबानी, एक तो सब एक ही बिरादरी के लोग हैं। वो अलग से एक्सप्लेन करेंगे, हो हम्म सकता है संबंध, लेकिन एक ये बात तो सच है ना कि इनके आ, इनके समर्थन में जितने पूंजीपति खड़े, वो सब एक बिरादरी, और किसी चीज से आप इनकी बिरादरी नहीं तय कर सकते हैं। तो व्यापारी जो एक बिरादरी होती है, उसको ध्यान में अगर आप रखिए तो व्यापारियों की एक ही परिभाषा होती है विकास। हम्म। इनका पैसे, वो किसी भी कीमत पे। हाँ, हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म चमक, इन सबको मिला करके जो एक चमकता हुआ सा कोई कोई परिसर हो, उसको देख करके ये कहते हैं कि हाँ, ये विकास हुआ। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि विकास का मतलब कुछ और है, जो गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए,
या किया जाता रहा है। जो रनवे तैयार करने की बात अडानी जी कर रहे हैं, वो रनवे नहीं था, वो रनवे नहीं था, वो पूरी की पूरी एयरपोर्ट थी। उस एयरपोर्ट तक घर से लोगों को लाने की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के लिए लोग इतने से कमा सकें कि वो अपने घर से इतना खर्च करके एयरपोर्ट तक आ सकें, उसकी व्यवस्था थी। आपने 4 हवाई जहाज, आपने पायलट के कोर्स की ट्रेनिंग ले ली, और पता नहीं ट्रेनिंग दे ली या नहीं, सीखा कहीं से और उड़ान भरना शुरू कर दिया, तो आप अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं। आप ये देखिए इसके पीछे कि विकास का मतलब जो है, जो परिभाषा है उसकी, उसे आप संविधान के हिसाब से देखिए ना, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किताबों में देखिए ना, वो बहुत बड़ी है। उसका मतलब है प्रकृति का प्रिजर्वेशन, उसका मतलब है लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना। और लोगों मतलब सिर्फ चंद व्यापारियों की जिंदगी को नहीं, लोगों मतलब सारे लोग। उसका मतलब है समाज में एक सौहार्दपूर्ण अ, माहौल तैयार करके उसमें रहने के लिए लोगों को प्रेरित करना। उसका मतलब है कि जल, जंगल, जमीन, इन तीनों पे जो राष्ट्र है, जो देश है, उसका अधिक से अधिक कब्जा होना, ताकि राष्ट्र की संपत्ति को एक ऐसे तरीके से डेवलप किया जा सके कि उससे हर किसी नागरिक को, भारत के नागरिक को फायदा पहुंच सके। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को पानी, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन, हवा, और खाना, कपड़ा, मकान, ये मुहैया हो सके। जी। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था हो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था थी किसी भी शहर में भारत की, वो लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी, लगभग खत्म कर दिया गया है, ताकि वहां पे एक और व्यापार है, ताकि हम्म। आप महिंद्रा और बजाज जैसे लोगों से महंगी गाड़ियां अपने लिए खरीद सकें, ट्रैफिक जाम कर सकें, जी जी और जी। उसमें उसमें लगभग 50% जो है टैक्स सरकार को भर सकें, जिससे कि 8,500 का हेलीकॉप्टर, हाँ 8,500 का जो है विमान खरीदा जा सके साहेब बहादुर के लग्जरियस ट्रैवल के लिए। तो हम्म। वो विकास नहीं है। विकास का जो, और नहीं, हमारे एकदम एकदम मित्रों सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं अनुरोध कि करूंगा जी, विकास का कि मतलब है कि आपके जी, प्रकृति के सभी जीव, मतलब ये नहीं है कि केवल मनुष्य, प्रकृति में चाहे जीव हैं या अजीव हैं, उसकी एक भूमिका है, उसका एक इकोसिस्टम है, उसको बचाए रखना, उसको संभालना भी एक विकास की परिभाषा में आता है। ह्यूमन इंडेक्स जिसकी बात आजकल कही जा रही है, जो उसके हाँ हाँ। बात करें, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा हिम्मत भाई, कि ये जो आप देखिए कि टेम्परेचर अभी 50+ जा रहा है ज्यादातर शहरों में। हम्म। अगर आप किसी भी सीजन डॉक्टर से पूछिए, या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिए कि एक आम इंसान कितने टेम्परेचर तक ढंग से जिंदा रह सकता है, ढंग की परिस्थिति में रह सकता है, जिंदा रह सकता है। हर इंसान कितने टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, कितने तापमान को बर्दाश्त कर सकता है, जो एक इंसान की लिमिट है बर्दाश्त करने की, तो जी जी। आपको 42 डिग्री
42 डिग्री टेम्परेचर एक इंसान का शरीर, हर इंसान का शरीर, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो स्ट्रांग हो, चाहे वेरी बहुत स्ट्रांग हो, वो बर्दाश्त कर सकता है। और 50 से ऊपर डिग्री टेम्परेचर है, तब आप जंगल काट रहे हैं। हम्म। नहीं, अभी तो और आप एक क्या एक एक और बड़ा मजेदार हुआ है कि इधर गंग नहर या कोई जो है वहां कितने जी जी। हजार पेड़ काटे जाएंगे, किसके लिए? तो कांवड़ियों के लिए। मतलब इस तरह के मतलब बेतुका और कहिए कि प्रकृति विरोधी, मानवता विरोधी पूरी हरकतों के लिए। और बहस हो रही है कि जोगी जी को हटाया जाएगा कि फलाने को हटाया जाएगा। यही जोगी अभी चुनाव के बाद 15,000 परिवारों को 15,000 घरों को तोड़वा दिया, ठीक नहीं लखनऊ में। नहीं, और शिव जी, इतनी अगर अगर शिव जी, इसमें बड़ा गुस्सा आ रहा है कि अगर शिव जी मौजूद होते हम्म। तो वो अपने उसूल से ऐसे कांवड़ियों और ऐसे कांवड़ियों के लिए सड़क बनाने वालों को नाथ के जी जी। नाथ के हम्म। उन्हें नर्क लोग पहुंचाते। जी क्योंकि जी। जो जो व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, यहाँ कोई बहुत कम कांवड़िए ऐसे मिलेंगे, दो चार मिलेंगे जो देश के लिए या प्रकृति के लिए या किसी और चीज के लिए जो है दुआ मांगने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं। अधिकतर कांवड़िए अपने के लिए उनका उनका कोई व्यक्तिगत उनकी मन्नत होती है, जिसके लिए जो है वो कांवड़ यात्रा पे जाते हैं। और उसके लिए जो है आप इतनी सारी पेड़ों की जिंदगियां ले रहे हैं, इतने सारे मर्डर्स कर रहे हैं। जिस तरह से, क्योंकि 84 लाख यूनिट जो है उसमें अगर इंसान है तो वो पेड़ भी है, एक यूनिट पेड़ पौधों का की भी यूनिट। जी तो जी। जब आप अपने मन्नत को मांगने के लिए इतनी हत्याएं कर रहे हैं, और नहीं, मुझे तो नहीं पेड़ों लगता कि किसी पेड़ों की कांवड़िए हत्याएं ने। नहीं, जी जी जी। उन उन ये जो पेड़ों के जो लोग सांस ले रहे हैं उनकी भी हत्याएं हो रही। जी जी, एकदम सही कह रहे हैं। ये एक भयंकर किस्म का जो सांप्रदायिक उन्माद है। और उसमें अभी ठीक लखनऊ में जिस तरह से 15,000 परिवारों को इतनी गर्मी में उजाड़ दिया गया। और किस लिए जी? कि वो मतलब मुस्लिम नाम है, अकबर नगर और अबरार नगर और क्या नाम है। और इतनी चीड़ है, इतना मतलब अपने ही देश के नागरिकों के साथ आप इस तरह से हरकत कर रहे हैं, उनको गांजा और क्या क्या सब चीजें की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इनके जो लघुए भगुए हैं ये उछल रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल कर रहा है वैसे ही यहाँ भी करना चाहिए। ये पूरा का पूरी मानसिकता के साथ अभी भी इतने मतलब हत्यारे हमारे समाज में उच्च पदों पे बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अ, जल्दी ही, अभी तो 240 पे समेटा है, यदि थोड़ा सा कुछ और मामला बना तो इनको बिना मतलब किनारा किए लगाए, कहिए कि डस्टबिन में डाले बगैर, शायद जितने बड़ी एक तरह का विनाश कर दिया है, इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है कि इसकी भरपाई के लिए कई दशक लग सकते हैं। इस पूरे उसको समाज के ताने बाने को तोड़ दिया। शिक्षा के जो मूल औचित्य था उसको खत्म कर दिया। उसका एक पूरा अंडरवर्ल्ड, पूरा एक सिस्टम खड़ा कर दिया। एक पैरेलल इसके साथ पूरा केंद्रीकरण कर दिया गया। तो इसका जो एक ही और एक ही मात्र हल है कि कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। बिना सत्ता के विकेंद्रीकरण किए हुए मुझे नहीं लगता कि
अ, थोड़ी बहुत यदि कुछ बचा खुचा है वो भी बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, अदरवाइज पूरा का पूरा कब्जे में तो आ ही गया है। नई संसद में इन तमाम मुद्दों पे जो विपक्ष है कितना प्रभावी ढंग से काम करेगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो उनके साथ चले गए हैं किसी वजह से उनको भी थोड़ी अक्ल आए कि देश की जनता की सोच और समझ कहीं दूसरी ओर है और आप कहीं गलत दूसरी जगह खड़े हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि नीट और एनटीए या जेआरएफ या जो भी आप उसका नाम ले सकते हैं अ, उसको सही ढंग से कराएं, पारदर्शी ढंग से कराएं। और साथ ही साथ जो अभी भविष्य जो खतरे में है बच्चों के, उसको ना खतरे में पड़ने दें। अदरवाइज यदि एक पूरा वर्ग जो आपके साथ खड़ा था किसी न किसी उसके नाम पे, यदि वो आपके साथ बिदक गया तो आपके लिए इसी सबसे ज्यादा बुरा। जी चीज जोड़ना चाहूंगा जो मेरे दिमाग से निकल गया था, क्योंकि हम लोग उसी पे बात कर रहे थे। बस 1 मिनट का रोकूंगा जी कि जी जी। नीट या यूनिटी में वगैरह से प्रभावित बच्चे और जो दूसरे भी बच्चे जिन्हें अपनी अपनी अपना करियर बनाना, चाहे वो 12th ऑनवर्ड, जितने भी बच्चे, उन सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, हम लोगों का, मेरा आपका, अपने विमर्श ग्रुप की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक बार ये जरूर सोचें कि एम्स जैसे संस्थान जो इस देश के लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बेहतरीन संस्थान मानी जाती है, जेएनयू जैसे संस्थान जो इंटेलेक्चुअल पैदा करने के लिए बेहतरीन संस्थान मानी जाती है, बीएचयू जैसी संस्थान जो इस देश की व्यवस्था चलाने के लिए बेहतरीन स्टूडेंट्स पैदा कर सकती है, क्या वो अपने एंट्रेंस के लिए खुद एग्जाम लेंगी? और अगर वो खुद एग्जाम लेंगी, क्या वो उसके लिए एक्सपर्ट नहीं? अगर वो खुद एग्जाम लेंगी तो या पहले लेती थी तो क्वेश्चन लीक नहीं होते। हम्म। और जो स्तर होता था एग्जाम, वो आज के किसी भी सेंट्रलाइज्ड एग्जाम की तुलना में बहुत अच्छे हो। यूपीएससी अपना एग्जाम खुद लेता है तो उसका स्तर अच्छा रहता है। जी जी अगर यूपीएससी को भी इसमें डाल दिया गया है या किसी और चीजों के बाद, उसका स्तर भी खराब होगा। तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि लीस्ट सेंट्रलाइज मैकेनिज्म नहीं होगा। अगर डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जो संस्थान है वो अपना एग्जाम खुद लेना शुरू कर दे, तो जैसे पहले किया करते थे, तो इससे अच्छा लीड तंत्र को खत्म करने का हो सके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश भाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जब देख रहे हो तो इस पे केवल ये कि नीट की परीक्षा रद्द हो फिर से किया जाए, इस पे भी हम सबको सोचना पड़ेगा कि ये बार बार चीजें कैसे हो रही हैं और इसके इसके पीछे के क्या तंत्र काम करता है। यदि उसको ठीक नहीं किया गया, उसको नहीं सुधारा गया, तो ये अभिशप्त होगा पूरा हमारा पूरा जो भविष्य है, वो अभिशप्त होगा। बार बार इस तरह के जो अंडरवर्ल्ड पूरा एक माफिया जो इस एजुकेशन तंत्र में काम कर रहा है, तो उसके चंगुल से आप निकल नहीं पाएंगे। तो विपक्ष के जो भी अभी इंडिया अलायंस या जो भी लोग हैं, उनसे भी अपील है कि इस पे फिर से नए सिरे से सोचा जाए। अदरवाइज ये यदि एक बार शिक्षा के यदि खराब हो गई
तो कई पीढ़ी लग जाएगी उसको सुधारने में। अर्थतंत्र या दूसरी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट और तमाम चीजें तो कभी आती जाती रहेंगी। जन का मानस यदि ठीक रहा तो वो फिर से बनाया जा सकता है। यदि वो बिगड़ गया तो फिर बहुत बड़ा कहिए कि क्षति होगी। इसी के साथ आज का विमर्श हम यही खत्म करते हैं, और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका खैर, गुड नाइट। जय